Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kayan Angural, and here we are starting the EPFO exams related topics like industrial relations and labor laws. So industrial relations and labor laws will do. Then accounting section जो है वो एक important section है, वो करेंगे. एंड इफ़ टाइम परमिट्स हम ऑडिटिंग वाला सेक्शन भी करेंगे. ऑडिटिंग वाला सेक्शन जो है वो पर्टिकुलरली APFC एग्ज़ाम के लिए है. ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्ज़ाम होगा EPFO में, ऑडिटिंग सेक्शन उसमें आता है. बाकी EO एंड AO के एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक नहीं आता है, तो इसको हम अकाउंटिंग के बाद रखेंगे. एंड रेस्ट अगर हम GS की बात करते हैं तो GS में हम लोग पॉलिटी कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, देन हम मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के मेजर टॉपिक्स जो हैं वो कर चुके हैं. एंड इफ़ टाइम परमिट्स हम इसको भी कवर करेंगे. ऑल्सो इकोनॉमी से जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी का भी एक जो मैराथन सेशन है वो मैं बना दूँगी. बट दैट डिपेंड्स ऑन योर डिमांड. अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी जो है वो आपने ऑलरेडी रिविज़न कर चुके हैं मे बी UPSC CSE प्रीलिम्स में या किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो उसको हम लास्ट के लिए रखेंगे. बट इफ़ यू वांट कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं EPFO में, तो पहले ये कवर किया जाए, तो आप मुझे बताएं, मैं वो कर दूँगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज टुडे. तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. तो इससे भी पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता क्या है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है इट इज़ डिफाइंड एज अ कम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेशंस अमंग वर्कर्स, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट्स. तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक तरह का इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो फॉर्म करता है. दैट इज़ यहाँ पे गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे काउंट होती है. ठीक है, अगर आप देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को आप देखें उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो एक तो एम्प्लॉयर रिलेशन अच्छे होने चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस रहनी चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अवॉइड होने चाहिए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए कंट्री की, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इनकरेज करना एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स लाना, गवर्नमेंट को हेल्प करना इन मेकिंग लॉज. ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इनका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलफेयर. तो वेलफेयर, लेबर वेलफेयर मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो वेलफेयर जो है वो चार तरह से आप देख सकते हैं. एक तो टोटल वेलफेयर हो सकता है. टोटल वेलफेयर मीन्स इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड इमोशनल वेलबींग. ठीक है, सभी तरह पे जो है इंडिविजुअल के वेलबींग पे फोकस करना है. दैट इज़ कॉल्ड एज टोटल वेलफेयर. अगर आप सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर की बात करते हैं तो सोशल मीन्स उस पर्सन की वेलफेयर, उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी की वेलफेयर. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल कॉन्सेप्ट. अगर आप देखेंगे वेलफेयर एज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मीन्स कि टाइम और स्पेस से रिलेटेड है, कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो है, जैसे आप देखेंगे अगर एंशिएंट टाइम में जाएंगे उस टाइम पे वेलफेयर जो है वो क्या था, उस टाइम काफ़ी लिमिटेड होगा. ठीक है, लिमिटेड होगा, कन्फाइंड होगा. अगर आप मॉडर्न लिबरल जो है उस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो वो वैरी करेगा, वो थोड़ा लिबरल जो है वेलफेयर होगा. तो उस तरीके से ये वैरी करता है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग. इसको कहते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट. जैसे US में जो है कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, चाइना में कुछ और कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, वेलफेयर का उस तरीके से. एंड अगर वेलफेयर एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, इट मीन्स कि आपने इंडिविजुअल्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड करना है. दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक तरह का हेल्पिंग हैंड की तरह एक्ट कर रही है. ठीक है, और वहाँ पे इनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रही है. तो ये कुछ चीज़ें थी, इनमें से PYQs आ चुके हैं तो इसीलिए ये टॉपिक कवर करा. नाउ नेक्स्ट इज कुछ थियोरीज ऑफ वेलफेयर है. सो अगर आपको लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज इसमें से काफ़ी PYQs जो है 3 से 4 PYQs जो हैं इस पर आ चुके हैं EPFO रिलेटेड एग्ज़ाम्स में. तो वी विल डू दैट. ओके, सो थियरीज ऑफ वेलफेयर पे अगर आप बात करते हैं, फर्स्ट इज़ पुलिस थ्योरी. पुलिस थ्योरी क्या है? पुलिस थ्योरी जो है वो कहती है कि मैन इज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. तो इसीलिए जो कैपिटलिस्ट हैं वो हमेशा लेबर से ज़्यादा काम करवाएंगे, लेकिन उनको बदले में काफ़ी कम वेजेस देंगे, उनको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा करेंगे. तो ये उस चीज़ को कह रहे हैं कि मैन इज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर जो है वो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है. एंड गवर्नमेंट को वहाँ भी पीरियोडिकल सुपरविजन रखना ज़रूरी है. उनको जो एम्प्लॉयर्स हैं या कैपिटलिस्ट हैं उनको एक फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए ताकि वो एक्सप्लॉइट ना करें.
ठीक है, वर्कर्स को। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुलिस थ्योरी। तो इसमें पॉइंट्स क्या थे इंपॉर्टेंट? मैन सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, इसीलिए उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, सुपरविजन होना ज़रूरी है, पनिशमेंट होना ज़रूरी है, एंड एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर होना चाहिए लेबरर्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजियस थियोरी। तो रिलीजियस थियोरी क्या है कि आप मैन जो है वो एक रिलीजियस एनिमल है, एंड उनको लगता है कि हमको अपने जो हमने सिंस किए हैं उसका एक तरह का पश्चाताप करने के लिए हमको वेलफेयर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है उनका, या पश्चाताप जो है उसकी तरह से उसको देखते हैं वेलफेयर को। दैट इज़ रिलीजियस थियोरी ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिलेंथ्रोपिक थियोरी ऑफ वेलफेयर। फिलेंथ्रोपिक मीन्स कि मैन जो है वो मैनकाइंड को लव करता है, ठीक है, बहुत ही कंपैशनेट है, अफेक्शनेट है टुवर्ड्स मैनकाइंड। तो उसकी वजह से जो है लोग जो है फिलेंथ्रोपी की तरह जो है वेलफेयर करना चाहते हैं। तो इस थियोरी को जो सपोर्ट करते हैं रॉबर्ट ओवन एंड महात्मा गांधी। तो इनका जो है वो फिलेंथ्रोपिक थियोरी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रस्टीशिप थियोरी की, तो ट्रस्टीशिप इसको पैटर्नलिस्टिक थियोरी ऑफ लेबर वेलफेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या कैपिटलिस्ट जो है वो सारा जो कैपिटल है, ठीक है, जितना भी पैसा है उसको एज ए ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट है, ठीक है, उसमें ये सारा पैसा पड़ा हुआ है, एंड कैपिटलिस्ट जो है वो सिर्फ इसके ट्रस्टीज़ हैं, ठीक है, उसको सिर्फ संभाल के रखना है, एंड उसको प्रॉपरली जो प्रॉफिट्स वगैरह उसमें से आ रहे हैं वो खुद के लिए भी यूज़ करने हैं, एंड सोसाइटी और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी यूज़ करने हैं, मतलब। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं प्लेसेटिंग थ्योरी, तो प्लेसेटिंग थ्योरी क्या कहती है? इट मीन्स कि जब लेबर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने राइट्स के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड वो बहुत ही डिमांडिंग एंड मिलिटेंट हो जाते हैं, ठीक है, अपने राइट्स को मांगने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एंड मिलिटेंट भी हो सकते हैं। तो ये होती है प्लेसेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस थ्योरी। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एन एटमोसफेयर ऑफ गुडविल बिटवीन लेबर, मैनेजमेंट एंड पब्लिक। तो बेसिकली ये क्या बोलती है कि एक गुडविल होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस जो है वो हेल्दी होने चाहिए, एंड जो लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो एज अ एडवर्टीजमेंट काम करती है। मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, मान लो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो जो है अपने जो अच्छे काम किए होते हैं उन्होंने, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स अगर कुछ करते हैं तो वो एक तरह का एडवर्टीजमेंट होती है, उनका ब्रांडिंग हो रहा है, ठीक है, उनका ब्रांडिंग हो रहा है, उनका जो है वो एक गुडविल बन रही है, ठीक है। तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी में आता है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एन एटमोसफेयर ऑफ गुडविल बिटवीन लेबर, मैनेजमेंट एंड पब्लिक लेबर वेलफेयर। दैट्स इट। नेक्स्ट अगर आप फंक्शनल थ्योरी की बात करते हैं, इसको एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वेलफेयर वर्क आप इसीलिए करते हो ताकि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स बढ़ा सको, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वेलफेयर वर्क हम करते हैं ताकि ये सब बढ़ सके। एक तरह का हमने फंक्शनल थ्योरी है, ये एफिशिएंसी थ्योरी है, हमने अपने फंक्शन के लिए कि ताकि जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की या इंडस्ट्रियल वर्क जो है वो अच्छे से हो, ये वाला फंक्शन जो है अच्छे से हो, उसके लिए ये वेलफेयर वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल थ्योरी। बस इतना ही याद रखना है। अभी ये मैंने बहुत ही डेप्थ में तब भी समझा दिया, इतना चाहिए नहीं है, जस्ट MCQ जो है आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं पर्सपेक्टिव्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अभी तक हमने क्या करा कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है, उसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट देख लिए। थ्योरीज ऑफ वेलफेयर है, उसमें हमने कुछ थ्योरीज देखी है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो उसमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव आता है यूनिटरी अप्रोच। तो ये पर्सपेक्टिव कहता है कि पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगी वही फाइनल होगा। ट्रेड यूनियंस या फिर जो बाकी कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह वो सब चीज़ें काम नहीं करती, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काम नहीं करता, वर्कर्स के पास कोई पावर नहीं है, ओनली मैनेजमेंट जो है वही सोलली करता धरता जो है वही है। नेक्स्ट इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है ये कर करके एक स्कॉलर हैं उनका है, एंड इनका ये कहना है कि मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर है। मतलब ट्रेड यूनियंस जो हैं, वर्कर्स हैं, मतलब इस तरह के मैनेजमेंट, वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, इन सब में पावर जो है वो बंटी हुई है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लूरलिस्टिक अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कर करके एक स्कॉलर है उनका है ये। मार्क्सिस्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट जो है अप्रोच ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स ने दी है, और
इनका ये कहना है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मेनली गवर्न किया जाता है बाय कैपिटलिस्ट क्लास एंड उनका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट, ठीक है। एंड इस प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो वर्कर क्लास जो होती है, दैट इज प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब वर्कर्स को जो है मिलके जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको ओवरथ्रो कर देना चाहिए वायलेंटली। तो ये आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच में। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं सिस्टम्स अप्रोच, तो सिस्टम्स अप्रोच जो है ये दी थी डनलॉप ने, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि फैक्चुअल सा एग्ज़ाम है ये, तो इसमें पूछा जा सकता है कि एक तरफ अप्रोच दे देंगे, एक तरफ स्कॉलर दे देंगे, तो मैच द फॉलोइंग करके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं ऑलरेडी। सो सिस्टम्स अप्रोच दी है, डनलॉप ने दी है। इसमें ये कहते हैं कि जो सिस्टम्स, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है दैट इज़ लाइक अ सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, सर्टन एक्टर्स हैं उसमें, जैसे वर्कर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, मैनेजमेंट हो गई। देन वहाँ पे कुछ अलग अलग कंटेक्स्ट होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि इस पूरे सिस्टम को बाइंड करके रखती है साथ में, ठीक है। तो ये मतलब सिस्टम्स अप्रोच मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक सिस्टम है, उसमें ये अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग एक्टर्स हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट है, आइडियोलॉजी जो है उनको बाइंड करके रखती है। एक बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कैसे जो है एक्टर्स को वहाँ पे गवर्न करना है, वह कम्युनिटी को कैसे गवर्न करना है, वो सब बताती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ये वही सिस्टम्स अप्रोच है, ठीक है। तो एक तरह का ये सिस्टम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो हैं वो भी है, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स, एंड आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, रूल्स ऑफ वर्क प्लेस। नेक्स्ट अगर आप देखें फ्लैंडर्स का है ऑक्सफोर्ड अप्रोच। तो ऑक्सफोर्ड अप्रोच किसका है, फ्लैंडर्स का है। एंड यहाँ पे ये स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है। इसमें स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि जॉब जनरेट करते हैं, जॉब रेगुलेट करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना है। एंड यहाँ पे भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल रूल्स पे जो है स्ट्रेस दिया जाता है, एज डन इन डनलॉप का जो सिस्टम्स मॉडल था। अब इसमें क्या है, ये बोलते हैं कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो एक सोशल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड उन्होंने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑफ जॉब रेगुलेशन दो तरह से होते हैं, एक इंटरनल ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंटरनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि रूल्स हो गए, ठीक है, वेज स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल प्रोसीजर ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन कैसा है, ग्रीवांस प्रोसीजर क्या है, ये सब आता है इंटरनल सिस्टम में, ठीक है। एंड एक्सटर्नल क्या हो गया, जैसे ट्रेड यूनियंस है, कलेक्टिव अग्रीमेंट्स है। तो ये सारा जो है वो फ्लैंडर्स अप्रोच में आता है, ऑक्सफोर्ड अप्रोच में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मार्गेरिसन जो है, मार्गेरिसन की है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। तो इनका कहना ये है कि जो कोर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, दैट इज़ द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो भी वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ट्रेड यूनियंस या फिर मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, बस वही जो है वो बेसिस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ठीक है। हम मतलब पूरा ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो इस पर रिवॉल्व करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच एंड मार्गेरिसन जो है इन्होंने ये दी है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अप्रोच अगर हम देखते हैं एक्शन थ्योरी अप्रोच। एक्शन थ्योरी अप्रोच जो है हेनरी सैंडर्स ने दी है। इन्होंने कहा है कि मेनली जो बार्गेनिंग है वही एक मैकेनिज्म है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में क्या बोला कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वही मेन कोर चीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। हेनरी सैंडर्स का जो एक्शन थ्योरी अप्रोच है, उन्होंने कहा कि बार्गेनिंग करके, एक्शन से याद रख लो कि बार्गेनिंग आपका एक एक्शन है, ठीक है। तो इस एक्शन से जो है आप कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक्शन थ्योरी अप्रोच, बार्गेनिंग। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर का सोशल एक्शन अप्रोच। तो ये एक्शन थ्योरी अप्रोच वाज डिफरेंट हेनरी सैंडर्स का, एंड सोशल एक्शन अप्रोच जो है ये मैक्स वेबर का है, ठीक है। सैंडर्स और सोशल एक्शन जो है वो साथ में नहीं आएंगे, एस साथ में नहीं आएगा इसके, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। सो मैक्स वेबर का है सोशल एक्शन अप्रोच। इन्होंने कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल जो है एंड जो पावर स्ट्रगल है टू कंट्रोल दी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पावर स्ट्रगल की बात करते हैं ये पावर। ओके, तो नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। दिस वाज गिवन बाय एल्टन मायो। इनके साथ वाइट हेड हैं, रॉथलिसबर्गर हैं, WF वाइट हैं, होमन्स हैं। तो इन्होंने मिलकर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दी है। ये अप्रोच जो है इट हाईलाइट सर्टेन पॉलिसीज़ एंड टेक्निक्स जो एम्प्लॉय के मोरल, एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशंस मीन्स जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, उनका मोरल हाई रखो, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाओ, ठीक है। तो उन पॉलिसीज़ पे फोकस करती है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच गिवन बाय एल्टन मायो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस थी, एक बार दोबारा से समराइज करेंगे जल्दी से। यूनिटी अप्रोच है, एक ही सेंटर ऑफ पावर है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच बाय कर, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया, डनलॉप का सिस्टम अप्रोच हो गया। यहाँ पे ये कहते हैं कि एक सिस्टम है, उसमें सर्टन एक्टर्स हैं, कंटेक्स्ट है, एक आइडियोलॉजी उनको बाइंड करके रखती है। देन फ्लैंडर का ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ये मेनली स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस बताए, ठीक है। इंटरनल में ये सब है रूल्स वगैरह, और एक्सटर्नल में ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव अग्रीमेंट्स। मार्गेरिसन का इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करते हैं। हेनरी सैंडर्स का एक्शन थ्योरी है, यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, बार्गेनिंग से, ये कहा गया, ठीक है। मैक्स वेबर का है सोशल एक्शन अप्रोच। सोशल एक्शन में क्या है कि ये पावर स्ट्रगल की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है। एंड एल्टन मायो की जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है वो एम्प्लॉय के मोरल को हाई रखने की बात करता है, एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इन सब पे फोकस करता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, लेबर लॉज। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, देन जो इम्पोर्टेंट लेबर लॉज हैं वो पढ़ेंगे। एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट अपने जो लेटेस्ट वाले लेबर लॉज आए हैं, लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स आए हैं, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ 29 लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लेबर लॉज बना दिए गए हैं इसमें। तो इनको हम मेनली फोकस करेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम जो जिनको सब्ज्यूम करा है जिन एक्ट्स को इनमें कोड्स में, उनको भी हम साथ साथ में स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो लेबर लॉज अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वहाँ से मेन ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, देन रेवोल्यूशनरी थिंकिंग ऑफ रूसो, JF मिल, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, और इन हेगल, मार्क्स, एंजल्स, रशियन रेवोल्यूशन, इन सब की वजह से जो है वो लेबर के रिगार्डिंग जो है, लेबर्स के बारे में जो है कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुई, उनके राइट्स के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट और वर्कर्स में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, तो उस कंटेक्स्ट में जो है वो ये सारा सिस्टम इमर्ज होके आया। तो इसी के बाद जो है ILO बनता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब बनता है, ईयर इम्पोर्टेंट है। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बना था। दैट इज़ कब बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक ये चला था, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक ये चला था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है ILO बनता है। इन्हीं के साथ आपको एक फिलाडेल्फिया चार्टर याद रखना है। ये क्या है, 1944 में आता है, ईयर इसका भी इम्पोर्टेंट है। 1944 याद रख लो, एंड 1919। सो फिलाडेल्फिया चार्टर में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई होगी, एंड इन्होंने रीस्टेट किए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO। इनके कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, इन्होंने कहा कि लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है। एंड स्लोगन दिया कि पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो ये पूछा जा सकता है कब दिया था, किन्होंने दिया था, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन जो है ये सस्टेन प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ कही इन्होंने। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट पे, अगर हम देखें तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो सोशलिस्टिक पैटर्न जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। वेलफेयर पैटर्न जो है वो फॉर्म करते हैं, वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी विद ट्रिक्स जो है वो जो हमने पॉलिटी के मैराथन सेशन बनाए हैं उसका फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ कवर की है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस देख लो कि कौन कौन से वर्कर्स के रिलेटेड जो है वो रिलेटेड आर्टिकल्स। आर्टिकल 39 है,
41 है, 42 है, 43 है, 43A है। जैसे अगर क्विकली रिवाइज करना हो तो आर्टिकल 39 जो है इसमें कुछ 6 प्रोविजन थी, ठीक है, जिसमें जैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई थी, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, ये चीज़ कही गई थी। देन अगर आप देखें वुमेन और मेन के लिए जो है इक्वल वेजेस की बात की गई थी, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये कहा गया था। आर्टिकल 41 की अगर आप बात करते हैं तो 1 से हमने याद किया था कि सन, ठीक है, तो सन की छाया मिल गई, सन की छाया मिल गई मतलब उनको वर्क मिल गया, ठीक है, राइट टू वर्क जो है वो इसमें दे दिया गया। 42 की अगर आप बात करते हैं तो 42 में 42 मीन्स उनको शू भी मिल गया अब, ठीक है, मतलब और अच्छी कंडीशन हो गई, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस हो गई आप उनको, एंड मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो इस चीज़ में आता है 42 में। 43 मीन्स 3 का हमने पढ़ा था कि ट्री, 3 मीन्स ट्री, और ट्री के नीचे बैठ के आप अपनी लिविंग वेजेस जो है वो गिन रहे हो, तो यहाँ पे लिविंग वेजेस की बात की गई थी। एंड 43A मीन्स मैनेजमेंट जो है ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसमें वर्कर्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज कुछ लेबर लेजिस्लेशंस हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस पास की गई, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। तो देखेंगे आपकी 3 ऐसे एक्ट हैं जो कि इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद ही आ गए थे। सो वी विल सी कि इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद ही कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, लेबर लेजिस्लेशंस आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद ही ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट लॉज आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, ESI एक्ट जो है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तीनों के ईयर पता होने चाहिए कब आए थे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ESIC एक्ट एंड दिस मिनिमम वेजेस एक्ट जो है तीनों ही 1948 में आए हुए हैं। उसके बाद 1951 की अगर आप बात करें, प्लांटेशन लेबर एक्ट आता है 1951 में। 1952 में माइंस एक्ट आता है और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस जो है वो आता है 1948 में, प्रोविडेंट फंड वाला जो है वो 1952 में आता है, ठीक है, प्लांटेशन लेबर वाला 51 में आया था, एंड 65 में आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड लेबर लेजिस्लेशंस, इनका क्या जो रिलेशन है, तो फर्स्टली वर्ड स्टेट जो है आर्टिकल 12 में जो मेंशन करा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका जब हम लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं अदर अथॉरिटीज़ के वर्ड का, तो उसमें जैसे LIC करके जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट वेदर इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन, जैसे LIC, ये सब भी जो है स्टेट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये चीज़ कही गई थी कि ये जो है LIC वगैरह जो हैं वो भी स्टेट में आते हैं। तो वो सोम प्रकाश राठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था 1981 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय मजदूर मंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1987 में, तो इसमें कहा गया था कि जो एम्प्लॉयज़ की क्लासिफिकेशन जो है रेगुलर एम्प्लॉयज़ एंड कैजुअल एम्प्लॉयज़ की फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द लेटर लेस मिनिमम वेजेस, दैट इज़ जो कैजुअल लेबर्स हैं उनको कम पेमेंट होगी, उनको कम वेजेस होंगी, एंड जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़्यादा वेजेस होंगी। तो ये वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट एनेबल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स दिस इज़। तो इसमें इन्होंने कहा था कि हाँ रेगुलर एम्प्लॉयज़ और कैजुअल एम्प्लॉयज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, उनका पे का भी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो ये भारतीय मजदूर केस जो है 1987 का, उसमें ये चीज़ कही गई। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड एनी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट इज हाँ ये भी एक चीज़ याद रखो कि ये केस हुआ था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें कहा था कि जो लेबर या सर्विसेज फॉर रेम्यूनरेशन लेस देन अ मिनिमम वेजेस अमाउंट्स टू फोर्स्ड लेबर, अगर आप मिनिमम वेजेस जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उससे कम अगर आप रेम्यूनरेशन पे किसी से काम करवाते हो, सर्विसेज लेते हो, वो फोर्स्ड लेबर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
सो नेक्स्ट इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट को जो है वो सोशल वेलफेयर एंड लेबर लॉज जो है टू सिक्योर अ वर्कमैन अ लाइफ ऑफ, बेसिकली उनको बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो है प्रोवाइड करना गवर्नमेंट जो है उसको वो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ये काम है। नेक्स्ट आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 हमने देखा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज माइंस हैज़ार्डस वर्क्स, ये जो है ये प्रोहिबिट था, ठीक है। तो 14 एज से नीचे के जो चिल्ड्रन हैं उनको आप फैक्ट्रीज माइंस एंड अदर हैज़ार्डस वर्क्स में नहीं एम्प्लॉय कर सकते। देन मिनर्वा मिल्स केस आता है, तो इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात की गई है कि डायरेक्टिव जो है वो इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, और ना ही सबवर्विएंट टू फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिकली एक बैलेंस इनका इंपॉर्टेंट है एंड ये जो हारमोनियस रिलेशंस हैं इन दोनों के बीच में, इसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो केशव नंदा भारती केस में कहा गया था उसका एक पार्ट बना दिया गया इसको मिनर्वा मिल्स केस में। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। बाकी अगर आपको ये देखना है DPSP कौन कौन से हैं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 19 है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियन, उसमें आता है ये, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो सब भी है, बट लेबर के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली ये है। राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, 23, 24 हमने देख लिया। यहाँ पे 38 क्या है कि आपको इनइक्वालिटीज़ कम करनी है, वेलफेयर जो है वो आपको करना है लोगों का। 39 क्या हो गया उसमें, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। 41 राइट टू वर्क दिया गया, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं खुद भी ये। तो इसमें आपको ये गवर्नमेंट ये जो है सुप्रीम कोर्ट केसेस सारे तो याद नहीं रहेंगे, बट हाँ आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए एंड जिस तरह से ये डिस्टिंक्शंस की गई थी वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैजुअल लेबर, कैजुअल एम्प्लॉयज़ हो, ये सब डिफरेंट है। देन LIC वगैरह जो भी स्टेट में आएगा ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना है लेबर्स को, या वेजेस के रिगार्डिंग वेजेस को रेगुलेट करना है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वेलफेयर प्रोवाइड करना है, रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन जो है ये इस तरीके से जो है वो सारे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। फर्स्ट आप देखेंगे रेगुलेटिव वाले कौन से हैं, तो रेगुलेटिव में आते हैं। रेगुलेटिव का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर उनको रेगुलेट करना है, ठीक है, एंड अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको किस तरह से सेटल करना है उसकी प्रॉपर आपको मेथडोलॉजी वहाँ पे दी गई होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशंस आते हैं। ट्रेड यूनियंस एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो है उनको रेगुलेट करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करना है, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे करना है वो बताएंगे। देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, तो ये 3 एक्ट जो हैं ये आते हैं रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशंस में एंड ये तीनों को सब्ज्यूम करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जो है ये लाया गया था। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये चीज़ें 3 याद रखनी है। रेगुलेटिव वाले में क्या आएगा, जो ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करेगा, ठीक है, जो ये जो है अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करेगा एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कौन कौन से जो हैं वो एक्ट सब्ज्यूम किए गए हैं। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, ये याद रखना है। इंडिपेंडेंस के साल जो है उसी ईयर जो है ये आ गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, और 1946 जो है मतलब ये इंडिपेंडेंस के पहले का एक ऑर्डर है, ठीक है, इसको भी सब्ज्यूम करा गया है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन जो है जिसमें आपको प्रोटेक्ट करना है बेसिकली लेबर्स को, उनके वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स इसमें दिए जाएंगे, जैसे आवर ऑफ वर्क कितना है, सप्लाई जो है वो किन किन चीज़ों की होनी चाहिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट कैसे होनी चाहिए, वो सबको रेगुलेट करता है ये। इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं आप देखेंगे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिव में क्या क्या आएंगे, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, माइंस एक्ट ऑफ 1952, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961,
शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, बेसिकली बीड़ी और सिगार वर्कर्स वाला 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970, डॉक वर्कर्स 1986। इनके सबके ईयर्स याद नहीं रहेंगे, वो मत करो याद, जो इम्पोर्टेंट वाले ऊपर हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी इम्पोर्टेंट था, ट्रेड यूनियंस एक्ट भी इम्पोर्टेंट था, वो पता होने चाहिए। देन ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है ये एक्ट 1996 का, इंडस्ट्रियल माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 का, वर्क ये जर्नलिस्ट वाला भी है, ठीक है, जर्नलिस्ट वाले भी दोनों हैं इसमें। साइन वर्कर्स एंड सिनेमा, बेसिकली सिनेमा वाले जो हैं ये भी हैं, एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो हैं ये भी इसमें हैं। एंड इन सारे लॉज को सब्ज्यूम करके क्या बनाया गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से लॉज जो हैं ये सब्ज्यूम किए गए हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि 29 लेबर लॉज जो है उनको सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड से बना दिए गए हैं। और ये भी चीज़ याद रखना कि जो लेबर लॉज हैं, लेबर जो एक सब्जेक्ट है ये आपका 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन करा हुआ है, ठीक है। मतलब स्टेट और सेंटर जो है दोनों के लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकते हैं इस पर, ठीक है। बट अगर कभी स्टेट का जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आता है सेंट्रल के किसी लॉ के प्रोविजन से, तो ऑब्वियसली सेंट्रल वाला जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। और इसी में से जैसे 44 जो है टोटल सेंट्रल लॉज से रिगार्डिंग लेबर, और उसमें से 29 को भी 4 बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा कि ये 3 को हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड से रिप्लेस किया, ठीक है। देन यहाँ पे ये 13 है, 13 को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस इन सब से रिप्लेस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे वेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशंस कौन कौन से हैं। तो वेज रिलेटेड कौन से आएंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये ESP याद रख लो, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले वाला है। ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है 1926 का, वो भी इंडिपेंडेंस के पहले का था, ठीक है। देन एक जो अभी ऊपर हमने एम्प्लॉयमेंट वाला पढ़ा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी पुराना था 1946 का। देन यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडिपेंडेंस के बाद का है, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1975, सब जो है वेज रिलेटेड है, सामने दिख रहा है ये। और इन चारों को ही सब्ज्यूम करके अभी हमने कोड ऑन वेजेस जो है 2019 का ये ले आए हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से लेबर लॉज हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये 9 लेबर लॉज हैं, जैसे वर्कमेंस कंपनसेशन। देखो सोशल सिक्योरिटी मीन्स कि उनको जो भी जैसे पेंशन की सुविधा देना, ठीक है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना, ठीक है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं आती है सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है, इंश्योरेंस देना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कंपनसेशन हो गया, ठीक है, कंपनसेशन एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, ठीक है, ESIC एक्ट जो है, ESIC एक्ट 1948, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, ESIC एक्ट जो हमने पढ़ा था। देन वर्कमैन कंपनसेशन जो है ये भी पुराना एक्ट है 1923 का। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है ये भी हमने पढ़ा 1952 का। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये भी सोशल सिक्योरिटी में आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ये भी सोशल सिक्योरिटी में है 1972। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट है 1958। साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड है तो वेलफेयर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी मेजर है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वेलफेयर सेस एक्ट, ठीक है, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमने पहले भी पढ़ा, बट ये वेलफेयर स्पेसिफिकली जहाँ पे मेंशन है ना वेलफेयर, वो तो सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है। देन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये सारे क्या है सोशल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग है। और इन 9 एक्ट को अभी सब्ज्यूम करके जो है हमने क्या बना दिया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये बना दिया हमने। नाउ लेट्स सी द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इन डिटेल। तो इसमें अगर आप देखेंगे, फर्स्टली जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डिफरेंट एक्ट्स जो हैं उसमें डिफरेंट थ्रेशहोल्ड होता है कि किसी में 10 से ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए, किसी में 20 से ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए। तो
यहाँ पे क्या किया है इस कोड में, इन सारे एक्ट्स को जो मर्ज करा गया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 9 एक्ट्स को यहाँ पे मर्ज किया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्रोविजंस ऐड की हैं। देखेंगे अभी कि कहाँ कहाँ पे कौन सी मिनिमम थ्रेशोल्ड है। देन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को मैंडेटरी है एज पर दिस कोड कि इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लानी है फॉर होम बेस्ड वर्कर्स, ठीक है। देन होम बेस्ड वर्कर्स मीन्स जो कि अपने होम से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, वेज वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सी अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स जो है एक ही होता है। गिग वर्कर्स जो हैं वो होते हैं जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, कॉमेडियंस हो गए, ऊबर ड्राइवर्स हो गए, फूड डिलीवरी वर्कर्स हो गए, जो कि वर्क ऑन डिमांड बेसिकली, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं वर्क ऑन डिमांड, जब काम आया तो वो तब कर देंगे, ठीक है। उनका कोई ऐसे फिक्स्ड वो नहीं है कि हाँ डेली का उनका सर्विस रहेगा या डेली की उनकी जॉब रहेगी, जब भी उनको काम मिला वो कर देंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है वो एक सबसेट ही है गिग इकोनॉमी का। दिस मीन्स अ वर्कर हु इज़ वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये दोनों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जो भी डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप ये इसमें कहा गया है कि इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इनके लिए लानी है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे ही हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, देन एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये सब क्या है? सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। सिमिलरली ग्रेचुइटी जो है उस पर बात करेंगे हम। देन हम मैटरनिटी बेनिफिट पे बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। देन एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करियर सेंटर्स जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो उन सारी इस्टेब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे 20 और मोर वर्कर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे कितने वर्कर्स की बात की गई है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट वाले में 20 और मोर वर्कर्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्या होता है? जो काम कर रहा है वहाँ पे वर्कर है जो, ठीक है। और एम्प्लॉयर जिसने उसको काम दिया है, ठीक है, जो वहाँ पे मैनेजर है जिसने उसको काम दिया है, दैट इज़ एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इन दोनों को ही 10% ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ एम्प्लॉई जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, इस प्रोविडेंट फंड में। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस 10% का बढ़ा के 12% कर सकती है इफ़ इट वांट्स। देन द एम्प्लॉई में कंट्रीब्यूट मोर देन 10%। हमने क्या कहा कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को 10% जो है वो देना होता है। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉई चाहे, ठीक है, जो काम कर रहा है वो अगर चाहे तो 10% से ज़्यादा भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द प्रोविडेंट फंड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि एम्प्लॉयर जो है वो 10% से ज़्यादा जो है वो नहीं पे कर रहा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हो गया आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। बस 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे तो आपको याद रखने 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से 10% वेज का देना होता है, एम्प्लॉयर दोनों को देना होता है, और 20 और मोर वर्कर्स जहाँ पे भी हों वहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। एप्लीकेबल कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, अदर देन अ सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री में जो है कम एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, बट नॉर्मली अगर आप देखें नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट में 10 या उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। देन इफ़ हैज़र्डस इंडस्ट्री, कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हैज़र्डस वर्क होता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग वर्क होता है, तो इवन अगर 1 एम्प्लॉय भी है ना तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाला वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इवन इफ़ 1 वर्कर इज़ एम्प्लॉयड देयर। तो अगर हैज़ार्डस इंडस्ट्री है वहाँ पे तब भी एप्लीकेबल होगा। देन अगर प्लांटेशन का कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो चाहे तो इसमें ऑप्ट कर सकता है इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है अगर प्लांटेशन वाला चाहे तो मतलब प्लांटेशन वाले एम्प्लॉयर के लिए ये थोड़ा सा वॉलंटरी हम बोल सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे है, ठीक है। बट हैज़ार्डस इंडस्ट्री में ये तो मैंडेटरी है और यहाँ पे भी मैंडेटरी है।
देन तो ये तो हमने देखा कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। जहाँ पे हैज़ार्डस इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर एक भी एम्प्लॉय है तो वहाँ पे मैंडेटरी होगा ये ESIC का एप्लीकेशन। लेकिन अगर मान लो कहीं पे 5 वर्कर्स हैं, ठीक है, यहाँ 6 ही वर्कर हैं, 7 वर्कर्स हैं, 10 से कम वर्कर्स है बेसिकली, तो वहाँ पे अगर वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो अग्री करने चाहिए, ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कवरेज ऑफ गिग वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो देखो, यहाँ पे जो गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होगी ना, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वही पे करेगा, एम्प्लॉयर का शेयर भी एंड एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी। वहाँ पे एम्प्लॉई जो है उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार रिपीट करते हैं कि जहाँ पे भी गिग वर्कर्स और ऑर्गेनाइज वर्कर्स की बात आती है वहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन दोनों ही एम्प्लॉयर को पे करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब ये जो फंड्स आएंगे ESIC में, इस कॉरपोरेशन ये कॉरपोरेशन जो फंड मेंटेन करेगा, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड जो भी होगा, तो इसमें फ़ंड्स कहाँ से आएंगे? तो जो भी ग्रांट्स होंगी, डोनेशंस होंगी, CSR होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से गिफ्ट होंगे, गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और बॉडी, वेदर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं, तो ये इन सबसे जो है वो फंड्स आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में भी क्या है, 10 और मोर वर्कर्स जहाँ पे भी है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देखो, अब फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है ये हम देखेंगे पहले। फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वहाँ पे 10 या मोर वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है, 10 और मोर वर्कर्स। कभी भी अगर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, मतलब पिछले 1 साल में, जब भी आप अभी से जैसे आप काउंट कर रहे हो, पिछले 1 साल में कभी भी अगर किसी भी एक पॉइंट पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स रहे हैं उस एक शॉप में या एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो जो है वो फैक्ट्री कहलाएगी एंड वहाँ पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो माइंस होती हैं, एवरी माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, ग्रेचुइटी का याद रखना है ये चीज़ें हैं। ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, ये सभी पे ग्रेचुइटी जो है अप्लाई करेगा। एलिजिबिलिटी पीरियड क्या होता है, तो ग्रेचुइटी बेसिकली होता है क्या है कि जब भी एक एम्प्लॉयर जो है उसने आपकी कंपनी में सर्व किया, आपके एस्टेब्लिशमेंट में सर्व किया है, तो एज ए थैंक्स आप उनको ये ग्रेचुइटी देते हो, ठीक है, जब भी वो सर्विस जो अपनी ख़त्म करके जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी पीरियड क्या होता है, तो नॉर्मली कोई भी एम्प्लॉई अगर उसने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस दी है आपकी कंपनी में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में, तो उनको ग्रेचुइटी मिलता है, ठीक है। एंड लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये 5 साल का पीरियड जो है एसेंशियल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने 4 साल भी जो है वो किया है, सर्व किया है वहाँ पे, तो तब भी आपको वो ग्रेचुइटी मिलेगा। वो कब कंडीशन से, जब टर्मिनेशन जो है एम्प्लॉयमेंट का किसी एम्प्लॉय की, वो होता है बिकॉज ऑफ हिज डेथ, मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, डिसेबलमेंट हो गई, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे उसको रखा गया था, मतलब एक बेसिस, एक फिक्स टर्म के लिए रखा गया था एंड उनका वो फिक्स टर्म जो है वो ख़त्म हो गया, तो तब भी वहाँ पे 5 साल की कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। या कोई भी ऐसा इवेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, 5 ईयर्स हो गया, ठीक है। एंड इन केसेस में जो है 5 ईयर से कम भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, तो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 साल का पीरियड है। 3 साल की अगर उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस वहाँ पे दी है तो ग्रेचुइटी के लिए वो एलिजिबल हैं। देन अगर आप बात करते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज़ की, तो वो जिनको कि एक फ़िक्स टर्म के लिए, मान लो 2 साल के लिए हायर करा है, 3 साल के लिए हायर करा है, उनको ग्रेचुइटी मिलेगी ऑन ए प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगी इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल वाला जो है वो काम नहीं करेगा, प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगी। मीन्स प्रो रेटा बेसिस क्या होता है कि उनको जितने आवर्स के लिए उनका फिक्स टर्म किया गया था, ठीक है, कि इतने दिन के लिए उन्हें काम करना है, इतने आवर्स के लिए काम करना है, तो उसमें उन्होंने कितना काम किया है उस प्रोपोर्शन में उनको जो है वो ग्रेचुइटी जो है वो मिलेगा, ठीक है। बस इतना याद रख लो, उनको प्रो रेटा बेसिस पे मिलता है। अर्लियर जो ये था ग्रेचुइटी वाला जो एक्ट था, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सोशल सिक्योरिटी में, जैसे ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट था 1972 में, इसमें ये चीज़ नहीं कवर की गई थी, मतलब वहाँ पे फिक्स्ड
टर्म एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कवर नहीं किया गया था, बट अभी जो है इस न्यू वेज ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वहाँ पे इसको कवर किया गया है। एंड फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज़ जो हैं, जब तक उनका फिक्स टर्म है, मतलब 2 साल का पीरियड था, तब तक उनको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे एज अ परमानेंट एम्प्लॉई। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ जो हैं अब उनको भी ग्रेचुइटी दे रहे हैं, पहले ये नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज्ड ग्रेचुइटी लायबिलिटी है इसको कहा गया है पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। और अगर किसी ने इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया, ठीक है, नहीं माना, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर एंड या तो फाइन हो सकता है 50,000 का या इम्प्रिजनमेंट होगी और बोथ, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ रखनी है। ग्रेचुइटी वाले में 1 लाख तक की जो है वो जेल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट पे। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एप्लीकेबल कहाँ पे होगा? एवरी फैक्ट्री जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं अगर, एट एनी टाइम इन द लास्ट 12 मंथ, या कोई माइन है या प्लांटेशन है, इंक्लूडिंग एनी सच एस्टैब्लिशमेंट जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, तो वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ऊपर हमने देखा था ग्रेचुइटी में ऑयल फील्ड था, रेलवे कंपनी था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट यहाँ पे देख लो क्या क्या है, माइन है, प्लांटेशन है और ये सब है, गवर्नमेंट के जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, मैक्सिमम आपको 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी विद पे, ठीक है, मतलब पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, मैक्सिमम 26 वीक्स की हो सकती है, ठीक है। उसमें से जो मिनिमम 6 वीक्स की जो है वो आफ्टर डिलीवरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। देखो टोटल है आपकी 26 वीक्स की, ठीक है, उसमें से मिनिमम कम से कम आपको 6 वीक्स की तो मिलनी ही है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, एंड मैक्सिमम 8 वीक्स की आप ले सकते हो प्रीसीडिंग द डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले जो है वो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 वीक की ले सकते हो, ठीक है, छुट्टी, और मिनिमम जो है वो आफ्टर डिलीवरी मिनिमम 6 वीक्स की तो मिलनी ही मिलनी है। ये थोड़ा ध्यान रखें कि मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, ठीक है। प्री डिलीवरी मैक्सिमम 8 वीक्स, आफ्टर डिलीवरी मिनिमम 6 वीक्स। एंड ये जो मैक्सिमम 26 वीक्स की उन्होंने पेड मैटरनिटी लीव बोला है, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। थर्ड चाइल्ड अगर होता है उसके लिए सिर्फ 12 वीक्स की मैक्सिमम आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक दी जाएगी, 2 ब्रेक्स आपको मिलेंगी। ड्यूरेशन जो है 1 घंटे का होगा या 3 घंटे का, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे भी है ना कि ये चीज़ कुछ छोड़ रखी है कि इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करा है, तो वो जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई भी वो चीज़ है, ड्यूरेशन मेंशन करनी है, कुछ भी मेंशन करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रेक्स आपको दी जाएंगी फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अंटिल 15 मंथ्स ऑफ द एज, ठीक है। तो जब तक वो 15 महीने का नहीं हो जाता बेबी, तब तक आपको काम पे 2 ब्रेक्स जो है वो मिलेगी और ड्यूरेशन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, देखो 10 से ज़्यादा अगर है तो मैटरनिटी लीव ये वो जो है ये सब देख लिया हमने, ये मस्ट है। अगर ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा आपके वर्क प्लेस से, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। तो क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए वुमेन के लिए, ताकि वो अपने चाइल्ड को जो है वो बार बार वहाँ पे देखने जा सकें, ठीक है। तो ये 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो वहाँ पे होगा। एंड अगर कोई पर्सन जो है वो कंप्लाई नहीं करता है इन प्रोविजंस के साथ, तो उनको 6 मंथ्स तक की जेल हो सकती है एंड 50,000 तक का फ़ाइन हो सकता है, और बोथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पीछे क्या देखा हमने, ग्रेचुइटी वाले में 1 ईयर तक की जेल हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 मंथ्स की। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखते चलना है। एक और आपको चीज़ याद रखनी है, अ वुमन इज़ एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अगर उन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करा है फॉर अ पीरियड ऑफ 80 डेज़, ठीक है, कम से कम उन्होंने 80 डेज़ के लिए काम करा है इन लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो तब भी जो है वो एंटाइटल्ड होंगी
टू मैटरनिटी बेनिफिट। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 80 days इन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। ये हुआ ख़त्म यहाँ पे। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके कंटेक्स्ट में है ये। एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में फॉल करती है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो टर्म है ये इस कोड में डिफाइन करी गई है, ठीक है। सेस जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, सेस लगेगा, कितना लगेगा, तो मिनिमम 1% लगेगा एंड अप टू 2% जो है वो हो सकता है। मतलब 1% से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने सेस पे नहीं करा तो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है। जब उनको पे करना था तो उस डेट से ही, मतलब उन्होंने पे नहीं करा, एक पर्टिकुलर डेट पर उन्होंने पे करना था पर उस दिन उन्होंने पे नहीं करा, तो उस डेट से उन पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो ड्यू डेट होती है ये कौन सी होती है, मतलब कब उनको ये पे करना होता है, तो जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट हो गया उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये सेस जो है वो पे करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है किसी एम्प्लॉयर को या क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स को इन अ स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ सेस। या तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ये सेस ऑलरेडी लिवे कर चुके हैं, ठीक है, या किसी और स्टेट के लॉ के अंडर वो पे कर रहे हैं तो उनको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस इसमें यही था। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सो याद रखना है कि ये जो तीनों वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दे मस्ट बी 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 16 ईयर्स के होने चाहिए। याद रखना यहाँ पे 18 नहीं है, 16 ईयर्स बात की गई है, 16 ईयर्स की, 14 भी नहीं है, ठीक है। तो 16 साल के बच्चे जो हैं वो इनमें काम कर सकते हैं। टर्म्स को डिफ़ाइन करा गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में। सोशल सिक्योरिटी करंटली जो है वो सोशल सिक्योरिटी मतलब ये जो कोड है ये अभी करंटली कोई भी सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड नहीं करता है गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। हाउएवर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को कह रखा हुआ है कि आप इनके लिए स्कीम्स जो है वो ला सकते हो, ठीक है। एंड ये जो स्कीम्स लाई जाएंगी इनको फंड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, या बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फंड कर सकते हैं। CSR फंड जो है वहाँ से हो सकता है, ठीक है, या एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो भी इनको फंड कर सकते हैं। अब ये जो एग्रीगेटर्स की कंट्रीब्यूशन है ये कितनी हो सकती है, 1 to 2%। वही जो सेस का था ना ऊपर 1 to 2% वैसा ही है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एग्रीगेटर वो पे करेंगे, बट नॉट एक्सीडिंग द 5% ऑफ एनुअल अमाउंट पेड और पेबल बाय हिम टू गिग वर्कर्स। कोई भी एग्रीगेटर है, ठीक है, उन्होंने अपने गिग वर्कर्स को जो एनुअली अमाउंट पे करना है उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, ठीक है। अब लास्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ करियर सेंटर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर सेंटर्स है इनको इंट्रोड्यूस किया है टू रिप्लेस दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या था, इसमें वही था कि इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयर्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर होती थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीन्स इन्फॉर्मेशन जो है उनको एक्सचेंज करना होता था। बट अब ये जो करियर सेंटर्स हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही फर्निश नहीं करेंगे या कलेक्ट नहीं करेंगे, रादर ये जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं लोग उनको वोकेशनल गाइडेंस देंगे, करियर काउंसलिंग देंगे, ये सब चीज़ कही गई है। एक और चीज़ है कि जो पहले ये जो एक्ट था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट जो था ये सिर्फ 20 या मोर वर्कर्स हैं जहाँ पे उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये एप्लीकेबल था। बट अभी जो CSS है दैट इज़ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ पे सारे एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस जो हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, यहाँ पे इनको नोटिफाई करना है, उनकी जो भी वैकेंसीज जब भी आती है ना, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को इनको बताना होता है, ठीक है। बट बताने का मतलब ये नहीं है कि उनको वहीं से करियर सेंटर से ही कोई पर्सन जो है एम्प्लॉय करना होगा वहाँ पे। बस बताने का मतलब ये है कि वहाँ पे डेटा बेसिक मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी सोशल सिक्योरिटी कोड की
क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड था, 20 और मोर वर्कर्स एंड 10% ऑफ वेजेस जो है दोनों को देना होता है। ESIC था, 10 और मोर वर्कर्स, हैज़ार्डस इंडस्ट्री में अगर एक भी एम्प्लॉय है तब भी एप्लीकेबल होगा, प्लांटेशन एम्प्लॉयर अगर चाहे तो ऑप्ट कर सकता है, ये सब चीज़ें थी। गिग वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों ही एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। ग्रेजुएटी में क्या था, 10 और मोर वर्कर्स और ये सब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, नॉर्मल के लिए 5 साल, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 साल, फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोरेटा बेसिस पे होगा। और मैटरनिटी बेनिफिट का देख लिया, मैक्सिमम 26 वीक्स, 6 वीक्स जो है वो आफ्टर डिलीवरी होगा, मिनिमम 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 8 वीक्स प्रीसीडिंग दी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, क्रैश फैसिलिटी होगी। 15 महीने तक के बच्चे के लिए जो है वो मदर को 2 ब्रेक्स प्रोवाइड की जाएंगी फॉर नर्सिंग द चाइल्ड, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड सेस वाले में क्या था, 1 to 2% सेस देना होता है, 60 डेज़ ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क के विद इन देना होता है, अदरवाइज़ इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हमने देख लिया, 16 ईयर्स एज होनी चाहिए, इतना पे करना है, ये कंडीशन है कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डन। तो यहाँ हमारे जो सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉज थे वो भी कवर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, क्या है ये, वेलफेयर लेबर लॉज। तो यहाँ पे हो गया जैसे कि आपका लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है, ये एक एक्ट है 1972 का, एंड माइका माइंस वेलफेयर फंड एक्ट है 1946 का। तो लाइमस्टोन वाला एंड माइका वाला याद रख लो, ये वेलफेयर लेबर लेजिस्लेशन में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के 44 लेबर स्टैट्यूट हैं, उसमें से 29 को भी कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स बना दिया गया है। और ये जो है ये लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं द रिकमेंडेशंस गिवन बाय सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन, जो कि 2003 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उनकी ही रिकमेंडेशंस जो हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन कौन से ये कोड्स थे हमने देखा, कोड ऑन वेजेस 2019, बाकी जो है तीनों 2020 के हैं, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और ये हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का भी एक कोड है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंट लेबर लॉज इंडिया में कौन कौन से हैं। तो उसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लॉज क्या होते हैं, बस ये पूछ सकते हैं, ठीक है, MCQ में कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज हैं। सोशल जस्टिस आता है, सोशल इक्वालिटी आता है, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर, सिक्योरिटी, ठीक है। फिर नेशनल इकोनॉमी आता है और इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी आता है। सिक्योरिटी मीन्स, सिक्योरिटी जो है ये आपको बताता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मतलब सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है मीन्स गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है, बेसिक नीड्स और जो अनसर्टन इवेंट्स होने वाले हैं लाइफ में, ठीक है, जैसे डिसेबिलिटी हो गई, कुछ लाइफ में कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस जो है वो देना, ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है, क्लियर। अब हम एक्ट्स की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप एक्ट था एक 1850 का, ठीक है, काफ़ी पुराना एक्ट है, 1850 का एक्ट है ये, इंडिपेंडेंस की करीब 100 साल पुराना एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ किया गया था ऑर्फन चिल्ड्रन को टू वर्क व्हेन दे रीच द एज ऑफ 18 साल, मतलब कितना प्रोग्रेसिव है कि 18 साल के बाद जो है वो ऑर्फन चिल्ड्रन जो है वो काम करेंगे, उसके पहले नहीं, ठीक है। अपेंडिक्स एक्ट जो है 1850 का, उसमें ये चीज़ कही गई थी। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक एक्ट आता है 1881 में, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, ठीक है। पीछे हमने ट्रेड यूनियंस एक्ट भी देखा था, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का, ये सब अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम जो इम्पोर्टेंट ये कोड्स आए हैं न्यू, उसमें से 2 कोड्स अभी हम डिस्कस कर लेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा वो भी 1 घंटे का होगा, और वहाँ पे हम जो रिमेनिंग एक्ट्स होंगे या रिमेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स की कुछ टर्म्स होंगी उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स में जो है हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो चलते हैं वापस
फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का रिपन के टाइम पे आया था। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश की लेबरर्स की, एंड दिस एक्ट वॉज ओनली अप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज जहाँ पे मैकेनिकल पावर यूज़ हो रही है एंड एटलीस्ट 100 वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो कम से कम 100 वर्कर्स एम्प्लॉयड होने चाहिए एंड वहाँ पे मैकेनिकल पावर की हेल्प से जो है फैक्ट्रीज काम कर रही होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल था। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर फैक्ट्रीज को क्या डिफाइन करा है, ठीक है। और पीछे जो हमने एक बार पढ़ा फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 वो अलग था, ठीक है। उसमें क्या था, 10 और मोर वर्कर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। तो उसमें ये था, बट 1881 की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था, 100 वर्कर्स एंड यूजिंग मैकेनिकल पावर वो काम कर रहे होने चाहिए। Then this act prohibited the employment of children under the age of 7। तो 7 एज से कम जितने भी बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय करना जो है वो प्रोहिबिट कर दिया। एंड जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं वो उनको कहा गया कि वो मैक्सिमम 9 आवर्स तक काम करेंगे, ठीक है। तो 7 से कम अगर एज है आपकी तो आप काम नहीं कर सकते। 7 से 12 साल की एज है तो 9 घंटे से ऊपर काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब कितना हार्श कंडीशन थी उस टाइम पे कि 7 to 12 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको भी 9 घंटे काम करना पड़ता था। बट स्टिल उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रोग्रेसिव एक्ट था, ठीक है। वहाँ पे उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारने की बात की गई है। देन इन्होंने कहा कि डेंजरस मशीन्स जो है उनको प्रॉपरली फेंस किया होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, ठीक है। एंड 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा आपको ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड एंड 1 मंथ में आपको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये कंपल्सरी था। क्लियर। तो ऐसे याद रख लो कि 4 संडेज होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे आपको 4 संडेज की छुट्टी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कोड ऑन वेजेस 2019, बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी दिस कोड ऑन वेजेस 2019 जिसकी हमने बात करी। इसमें फर्स्ट चीज़ तो यही है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री इन दोनों को इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस जहाँ पे ट्रेड इंडस्ट्री ये कैरी ऑन किया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स भी जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 उसी तरीके से डिफाइन करा है, दैट इज़ 10 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्ट्री की डेफिनेशन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, और वही यहाँ पे ले ली गई है डेफिनेशन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 69 सेक्शंस हैं इस कोड में एंड 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर किस्मत आपकी ख़राब हुई तो बहुत सारा फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 9 चैप्टर्स है, टोटल 69 सेक्शंस है इसमें। देन यहाँ पे मेजर प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड होगी। पहले जो भी एक्ट थे, जैसे हमने देखा यहाँ पे 4 जो वेजेस कोड हैं, वेज कोड हैं, ठीक है, इनको सब्ज्यूम करके जो है वो ये वेज कोड बनाया है। ये हमने ऊपर डिस्कस करा था कौन कौन से कोड थे। लेट्स रिवाइज दैट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इनके ईयर्स भी पता होने चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, बोनस एक्ट 65 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। 4 एक्ट्स को सब्ज्यूम करा है। तो पहले क्या था, ये जो वेजेस, ये जो डेफिनेशन थी वेजेस की वो हर एक एक्ट में डिफरेंट थी, ठीक है। जैसे पहले जो है एप्लीकेबिलिटी किसी में डिफरेंट थी, जैसे कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल था जिनकी वेजेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट से इक्वल या उनके कम होगी, ठीक है। देन अगर आप मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते हैं वो सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में एप्लीकेबल था, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जो कि एक लिस्ट में गवर्नमेंट ने एक एक्ट में जो है वो मेंशन करी है, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल था। जो उसके अलावा जो भी एस्टैब्लिशमेंट थी वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो इसको जैसे हम एक बार यहाँ देखते हैं क्या क्या था। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो यहाँ पे क्या है 24,000 पर मंथ जो पर्सन सैलरी जो है अर्न कर रहा है अप टू
24,000 सैलरी पर मंथ, तो उन पे ही एप्लीकेबल था, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मिनिमम वेजेस एक्ट सिर्फ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज़ पे ही एप्लीकेबल था, एंड यहाँ पे लेकिन नंबर ऑफ़ पर्सन्स एम्प्लॉयड जो है या सैलरी उनको कितनी पे कर रहे हैं वो जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे सैलरी कितनी है उससे फ़र्क पड़ रहा था। मिनिमम वेजेस एक्ट में पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही थी। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है ये सारे ही इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल था जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा पीपल हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सैलरी बताई थी कि अगर 21,000 से जो अप टू 21,000 अगर आप सैलरी ले रहे हो पर मंथ तो आप पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो था यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं थी, ये हर एक एम्प्लॉयर के लिए था इक्वल रेम्यूनरेशन, कोई लिमिट नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं थी और इंडस्ट्री या नंबर ऑफ़ पर्सन्स इतने होने चाहिए या इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये सब इसमें नहीं था। लेकिन जो न्यू कोड है उसने क्या करा है, उसने कहा है कि सारे ही एस्टेब्लिशमेंट्स पे अभी एप्लीकेबल होगा, सेक्टर वाइज कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये जो है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो नहीं डिपेंड करेंगे इस पर। एंड ये जो सैलरी थ्रेशहोल्ड था 24,000 का, ये वाला जो सैलरी थ्रेशहोल्ड था इसको हटा दिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी कि किसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हटा दी गई है। देन यहाँ पे बोनस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो अनचेंज रखा, मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला 22, अगर 20 से ज़्यादा पर्सन हैं तो उनको बोनस जो है वो मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसा है, जिन इंडस्ट्रीज़ में भी उनके वर्कर्स को बोनस मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सैलरी थ्रेशहोल्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये वाला नहीं चलेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट में जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया, एंड अभी सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे ही एप्लीकेबल होगा, सारे ही सेक्टर्स पे। और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वैसा का वैसा ही जो है वो यहाँ पे ले लिया गया है कोड में। एंड यहाँ आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो न्यू कोड है वहाँ पे कहा गया है कि बोनस विल बी कंप्यूटेड ऑन दी नोटिफाइड थ्रेशहोल्ड या एप्लीकेबल मिनिमम वेज जो भी होगी वट एवर इज़ हायर, ठीक है। तो हायर जो भी होगा इन दोनों में से, जो कि यहाँ गवर्नमेंट ने जो थ्रेशहोल्ड बताई है, ठीक है, या फिर जो मिनिमम वेज बताई है, उनमें से जो भी हायर होगी उसी के हिसाब से बोनस जो है वो कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्ट पे। तो ये देख लिया, अभी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी रहेगी, ठीक है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ये सब डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं रहेगी, या एक पर्टिकुलर जो है वो स्टैट्यूटरी लिमिट होनी चाहिए, इतनी वेज आप ले रहे होने तभी जो है एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यूनिफॉर्मिटी है और इरिस्पेक्टिव ऑफ वेज सीलिंग या सेक्टर, ये हमने देख लिया। वेजेस जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। वेजेस जो है इसमें एक इंक्लूसिव पार्ट होगा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो वेजेस में इंक्लूड करेंगे, कुछ हैं जो एक्सक्लूड करेंगे, एंड कुछ हैं जो कि एक्सक्लूजन के बाद में भी कुछ आपको डिस्टिंक्शंस मिलेंगी। वेजेस क्या होती है, डेफिनेशन आपको रट लेनी है। वेजेस में आता है बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से होता है, इन्फ्लेशन का जो आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है। एंड रिटेनिंग अलाउंस, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो काम नहीं हो रहा वहाँ पे, बट आपने एम्प्लॉई जो है आपको उसको रिटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, रिटेनिंग अलाउंस देना पड़ता है, तो वो आ गया आपका रिटेनिंग अलाउंस। तो ये 3 ही चीज़ें याद रखनी है आपको। वेज की डेफिनेशन अगर पूछते हैं, 3 ही चीज़ें हैं, बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। अब वेज में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, तो जो क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करता है, ये जो बोनस मिलता है वो वेज में नहीं आता। जो हाउसिंग अकोमोडेशन की वैल्यू होती है, लाइट वाटर मेडिकल जो आपको अलाउंस मिलता है वो वेज में नहीं आता। जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है प्रोविडेंट फंड में या पेंशन में, ठीक है, या ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, ये चीज़ें जो है वेज में नहीं आती, ठीक है। या ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, ये सब आपका वेजेस में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ ये 3 चीज़ें आएंगी, ये आपको रट लेनी है। एंड यहाँ पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का क्या मतलब है। रिट्रेंचमेंट होता है कि आपने किसी पर्सन को फायर करना है, ठीक है, उसको मतलब हटाना है जॉब से,
वाई, या तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं है या फिर आपके पास एक्सेस लेबर हो गया है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से किसी एम्प्लॉय को निकाला है तो उसका आपको एक कंपनसेशन देना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो एक्सक्लूजन्स हमने ऊपर बात करी है सारी एक्सक्लूजन्स की, ये 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 50% हो सकते हैं ये सारे हो, जितने भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% ऑफ द रेम्यूनरेशन जो भी उनकी वेजेस हैं, इन केस वो 50% से ज़्यादा होता है, इन केस ये चीज़ें मिला के जो है वो 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेज उससे ज़्यादा होता है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट होगा, मान लो 50% की जगह 55% हो गया वो, ठीक है, ऑफ द वेज, तो ये जो एक्स्ट्रा 5% होगा ना, इसको फिर वेजेस पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ याद रखनी है कि वेज मस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन। ऑब्वियसली जो हमने ऊपर बात करी कि 50% से ज़्यादा जो है वो एक्सक्लूजन्स नहीं हो सकती, ये जो चीज़ें हैं ये 50% से ज़्यादा फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। इट मीन्स वेजेस जो है वो कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया गया है, फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फ्लोर वेज कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, टेकिंग इनटू अकाउंट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फ्लोर वेज मीन्स ये बहुत ही मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, इससे कम तो आप वेजेस दे ही नहीं सकते, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फ्लोर वेजेस सेटअप कर सकती है फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, एंड उस कंटेक्स्ट में उनको कंसल्ट कर सकते हैं वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट से। देन मिनिमम वेजेस जो डिसाइड की जाती हैं, फ्लोर वेजेस डिफरेंट, मिनिमम वेजेस इज़ डिफरेंट, ठीक है। मिनिमम वेजेस जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, देखो फ्लोर वेज है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, मिनिमम वेजेस जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसाइड कर सकती हैं। इन्होंने जो भी ये डिसाइड करी है, दे मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज, मतलब फ्लोर वेज अगर यहाँ है, ठीक है, 100 है, तो जो मिनिमम वेज है वो इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसे कम नहीं हो सकता। एंड इन केस आपने एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज जो है वो आपकी फ्लोर वेज से ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब आपका 100 जो है ये फ्लोर वेज डिसाइड करा है, ठीक है, बट आपकी जो एग्जिस्टिंग उस टाइम पे मिनिमम वेज है वो 110 है, तो आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये जो मिनिमम वेजेस होती हैं, दे विल बी रिवाइज एंड रिव्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब 5 साल के इंटरवल में इनको करना ही पड़ेगा रिवाइज, ठीक है। एंड वाइल फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, ये कुछ फैक्टर्स को अकाउंट में लेती है, जैसे कि स्किल ऑफ वर्कर्स कैसा है, डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क कैसी है, उसके हिसाब से मिनिमम वेज है वो डिसाइड की जाती है। देन अगर ओवर टाइम लगाते हो आप, कोई वर्कर ओवर टाइम लगाता है तो उनको ओवर टाइम वेज मिलेगा, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? वो आपके नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस से ट्वाइस होना चाहिए। ये भी MCQ बन सकता है, ओवर टाइम वेज मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। देन पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो किस किस करेंसी में हो सकती है? कॉइन्स में कर सकते हो, ठीक है, आपको सिक्कों में भी आप पेमेंट कर सकते हो वेजेस की। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार अगर 11,000 है, 12,000 है, 20,000 जो है वो पेमेंट है, तो क्या वो सिक्कों में देंगे? तो हाँ, दे सकते हैं। करेंसी नोट्स में दे सकते हो, चेक की फॉर्म में दे सकते हो, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो उनके, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी, UPI वगैरह से भी आप दे सकते हो। एंड पीरियड भी बताया हुआ है कि कब कब आप पेमेंट कर सकते हो, या आप डेली कर सकते हो, डेली वेज, वीकली वेज वर्कर हो सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हो, या मंथली बेसिस पे रख सकते हो, ठीक है। अब बोनस की अगर हम बात करते हैं, पेमेंट ऑफ बोनस, तो सेक्शन 26 है, सेक्शन से याद नहीं रहेंगी, स्किप दैट। लेकिन हाँ, पेमेंट ऑफ बोनस जो है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो एम्प्लॉयज़ जिनका वेजेस डू नॉट एक्सीड स्पेसिफिक मंथली अमाउंट, जो कि नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो नोटिफाई पहले पुराने वाले एक्ट में किया हुआ था, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, कोई ऐसा बताया नहीं हुआ है परफेक्ट फिगर, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज़ जिनकी एक वेज है वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड नहीं करती है, उनको एक एनुअल बोनस दिया जाएगा, ठीक है। मान लो ये जो लिमिट है ये 20,000 सेट कर दी,
अगर 20,000 से कम आपको वेज मिलती है तो आपको एनुअल बोनस मिलेगा, और वो एनुअल बोनस कितना हो सकता है, मिनिमम 8.33% तो होना ही चाहिए, मतलब 8.33% ऑफ योर वेज वो तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 20% तक हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी हैं कि आपको बोनस कब नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रॉड आप करते हो, राइटस बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, थेफ्ट किया है, तो तब आपको ये बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब डिडक्शंस का देखेंगे। तो मान लो आपको कोई फ़ाइन हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने आपकी कोई गलती की वजह से फ़ाइन किया है, या आपके कोई एडवांसेस हैं उसकी रिकवरी करनी है, या आपको एकोमोडेशन जो दिया है एम्प्लॉय ने उसका उसने फ़ंड जो भी काटना है, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से जो भी आपका पेमेंट काटना है, ये जो डिडक्शंस होंगी दे शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ एम्प्लॉइज टोटल वेजेस। मान लो उनकी 20,000 सैलरी है, ठीक है, तो आप ये सारी डिडक्शंस को मिला के 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक महीने में 10,000 ही आप काट सकते हो, फिर उससे ज़्यादा नहीं काट सकते। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस। तो वेजेस का कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि सेटलमेंट पीरियड ऑफ मंथली वेजेस। मंथली अगर आप वेजेस दे रहे हो तो वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। पहले था कि 10 तारीख तक आपको देना है, अब है कि 7 तारीख तक आपको देना है, ठीक है। इन केस एम्प्लॉय जो इसको रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस, रिट्रेंच्ड, रिज़ाइन कर दिया जाता है, ठीक है, वो रिज़ाइन कर देता है, या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो उनको वो जो भी वेजेस हैं वो 2 वर्किंग दिन के अंदर वो देना पड़ेगा। मतलब आज जो है उसको रिमूव किया, या आज उन्होंने रिज़ाइन किया, आज एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गई, तो विद इन 2 वर्किंग डेज से उनको देना पड़ेगा वेज, ठीक है। एंड अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, आपने वेजेस नहीं दी, रेम्यूनरेशन नहीं दी, बोनस नहीं दिया, तो ये जो फाइल करने हैं आपने क्लेम्स, वो आप 3 साल तक ही कर सकते हो, ठीक है। पहले था कि आपको 6 मंथ्स या 2 साल के बीच में वैरी करता था पीरियड कि तब तक आप ये क्लेम फाइल कर सकते हो। अब वो लिमिट बढ़ा दी है, अब आप 3 साल तक जो है ये क्लेम्स जो है फाइल कर सकते हो। तो वो कंप्लेंट आप 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है। एंड अथॉरिटी जो है इट शैल डिसाइड द क्लेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। देखो 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, आपको वेजेस नहीं मिली टाइमली या जो भी चीज़ है, ठीक है, 3 साल का आपके पास पीरियड है क्लेम फाइल करने के लिए। फिर आप अथॉरिटी के पास गया ये केस, ठीक है, उसको 3 महीने के अंदर जो है वो अपना डिसीजन देना है। अगर आपने अपील फ़ाइल करनी है इसके बाद, इस डिसीजन के बाद अपील अगर आपको फ़ाइल करनी है, आप नेक्स्ट जो 90 डेज़ का पीरियड है, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है या 90 डेज़ वी कैन से, तो उसमें आप ये अपील फ़ाइल कर सकते हो। एंड इनके पास भी 3 महीने का टाइम है डिसीजन लेने के लिए। मतलब टोटल अगर आप ये 3 महीने और इसको मिलाओगे तो 9 महीने के अंदर अंदर ये पूरा केस जो है वो सॉल्व होना चाहिए। क्लियर। एंड इफ़ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द क्लेम, एम्प्लॉयर ने अगर वो क्लेम जो है वो नहीं दिया, तो जो अथॉरिटी है, जो हमने देखा कि 3 महीने में इसको डिसीजन लेना है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगी टू द कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड वो आगे रिकवरी जो है वो करेंगे। एंड ये जो क्लेम्स रिकवर करेंगे कलेक्टर या डीएम, तो वो रिकवर किए जाएंगे एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड वो वही अथॉरिटी को दे दिया जाएगा फॉर पेमेंट टू कंसर्न्ड एम्प्लॉई। दैट्स इट। नेक्स्ट है कि वेज कोड इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल जेंडर्स। देखो पहले जो था ना इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो था, उसमें था कि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है, कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल ये पेमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, अब मेल फीमेल की जगह उन्होंने जेंडर्स लिख दिया है, ठीक है, सबके साथ सभी जेंडर्स को जो है वो इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर था, पहले इंस्पेक्टर थे एक, ठीक है, तो उनका रोल सिर्फ इंस्पेक्शन तक ही लिमिटेड था। तो अर्स्ट फाइल इंस्पेक्टर्स जो थे पुराने इनैक्टमेंट में, पुराने एक्ट में, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर्स जो है वो इंस्पेक्शंस करते थे, एग्जामिनेशन करते थे कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये जो न्यू वेज कोड है उसके अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गए हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे टुवर्ड्स कंप्लायंस, ठीक है, सिर्फ इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको
कंप्लाइंस की तरफ फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। एंड वो एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि वो नॉन कंप्लाइंस है उसको सुधार ले विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन इस वेज कोड में एडवाइजरी बोर्ड्स बनाने की बात की गई है अंडर सेक्शन 42। तो सेंट्रल लेवल पे एक बोर्ड बनेगा और स्टेट लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड्स होंगे। जो सेंट्रल लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड है वहाँ पे क्या होगा, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे भी 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की इक्वल होने चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स वो इंक्रीज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सेंट्रल वाला है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कुछ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करेगी, दैट्स इट। अगर पेनल्टीज़ की हम बात करें तो वेज कोड में ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ नहीं है, बट हाँ फाइन्स बढ़ा दिए गए हैं। इम्प्रिजनमेंट जो है फर्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा। अगर आपने मान लो एक बार नॉन कंप्लाइंस आपने शो की है तो आपको पहली बार में ही इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, बट हाँ अगर सेकेंड टाइम या फर्दर आप वो सेम चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 6 महीने तक की, 6 मंथ्स तक की, नॉट 6 मंथ्स, 3 मंथ्स तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। देखो फ़ाइन बढ़ा दिया ना यहाँ पे 1 लाख, पीछे हमने जितने भी पढ़े 50,000 फ़ाइन पढ़े, यहाँ पे क्या है 1 लाख फ़ाइन है और 3 महीने की सज़ा हो सकती है, ठीक है। और ग्रेचुइटी वाले में हमने पढ़ा था 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 फ़ाइन, ठीक है। मैटरनिटी वाले में हमने क्या पढ़ा, 50,000 फ़ाइन एंड 6 मंथ्स की जो है वो जेल हो सकती है। और यहाँ पे जो वेज कोड है वहाँ पे 3 मंथ्स की जेल, 1 लाख का फ़ाइन। क्लियर। और क्या चीज़ें हैं, देखो अब जो वेज कोड जो है ना इसमें एम्प्लॉई एंड वर्कर में भी डिस्टिंक्शन की है। अगर आप देखिए वर्कर कौन है, वर्कर इज़ एनी पर्सन बट एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, जो कि 1961 के अप्रेंटिस एक्ट में अप्रेंटिस डिफाइन किए गए हैं। वो वर्कर या एम्प्लॉय दोनों में नहीं आते डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट वर्कर क्या है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क, ठीक है। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो भी वर्कर की उसमें आते हैं डेफिनेशन में। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी आते हैं इस डेफिनेशन में, मतलब इनके जो पर्टिकुलर एक्ट में जो डिफाइन करे हैं, जैसे वर्किंग जर्नलिस्ट इस एक्ट में है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ इन एक्ट में हैं, तो ये सारे वर्कर की उसमें डेफिनेशन में आएंगे। बट कौन लोग नहीं आएंगे वर्कर के डेफिनेशन में, इट डज़ नॉट इंक्लूड अ पर्सन जो कि एयरफोर्स एक्ट पे सब्जेक्ट है या फिर आर्मी में है या नेवी में है, तो वो जो है वो वर्कर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर पर्सन पुलिस सर्विस में है या एज एन ऑफिसर या एम्प्लॉई है किसी प्रिजन का, ठीक है, पुलिस सर्विस ऑफ अ प्रिजन या ऑफिसर ऑफ अ प्रिजन, एम्प्लॉई ऑफ अ प्रिजन, तो वो वर्कर की फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। देन अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो उनको भी वर्कर नहीं कहेंगे। एंड ए पर्सन जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है एंड उनकी वेज जो है वो 15,000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है। 15% से अगर ज़्यादा है पर मंथ आपकी सैलरी, तो आप वर्कर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एम्प्लॉई क्या हो गया, एम्प्लॉई मतलब सारे पर्सन्स एक्सेप्ट अप्रेंटिस जो कि इस एक्ट में है, बाकी डेफिनेशन सब सेम है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। मतलब इसमें भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो सब के मेंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बट हाँ, कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या किसी पर्सन को एम्प्लॉई डिक्लेयर करा है तो वो एम्प्लॉई आएंगे, ठीक है। तो अगर हम क्रक्स में देखें, एम्प्लॉई जो है वो एक बड़ा सा सर्कल है, वर्कर जो है वो उसमें एक सबसेट है, ठीक है। एम्प्लॉई में ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि वर्कर में नहीं आती, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी डिफरेंसेस सेम ही है, बाकी जो चीज़ें वो सेम ही है।
तो यहाँ पे सुपरवाइजरी चार्जेस की 15,000 से ज़्यादा वेजेस है पर मंथ, वो एम्प्लॉय कहलाएगा बट वो वर्कर नहीं कहलाएगा, ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है। और क्या चीज़ें हैं, हाँ एक और चीज़ देख लो, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है बट जस्ट उसको समराइज़ करने के लिए। तो जैसे वेजेस की डेफिनेशन अगर हम देखें, क्या है, बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। वेजेस जो है वो 50% से इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकता है, ग्रॉस कंपनसेशन से उससे कम नहीं हो सकता। ग्रॉस कंपनसेशन में ये 3 तो आते ही हैं बट ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। देन यहाँ साइड पे एक और चीज़ दी गई है, ये इस वेज कोड में नहीं है बट ये एक डिफरेंट पॉइंट है, ये देख लो, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें कंप्लीट बैन किया गया है ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 14 साल से अगर कम का बच्चा है तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं कर सकता। यहीं पे आप एक डिफरेंस देखेंगे, ये जो आर्टिकल 24 है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कहा गया है कि जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज, माइनर्स, हैज़र्डस वर्क में काम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। जो एक्ट है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोहिबिशन एक्ट, तो उसमें क्या है, 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो काम कर ही नहीं सकते, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, वो हैज़र्डस में काम नहीं करेंगे, हैज़र्डस वर्क नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज, माइंस में काम नहीं करेंगे, बाकी कुछ अदर वर्क जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली बिजनेस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। क्या क्या पढ़ा हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर पढ़ा हमने, थियोरीज ऑफ वेलफेयर पढ़ा, और फैक्चुअल ये जो थियोरेटिकल पार्ट था वो पढ़ा, पर्सपेक्टिव्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अप्रोचेस पढ़ी, देन हमने कुछ एक्ट देखे, और जो लेटेस्ट वाले 2 वेज कोड हैं वो भी डिस्कस कर लिए, 2 जो कोड्स थे, सोशल सिक्योरिटी एंड वेज वाला। नेक्स्ट ये जो 2 कोड्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो कुछ डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस आएंगी, कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है, देन और ये जो 2 वेजेस वगैरह, ये जो कोड्स रह गए दोनों, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई 1 घंटे का लेक्चर बनाएंगे हम, तो विल डू दैट इन दैट लेक्चर। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, और आई हैव ट्राइड टू मेक इट एरर फ्री, बट अगर स्टिल आपको कुछ भी कोई एरर मिल जाता है, जहाँ पे गलती से मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रेक्टिफाई द सेम इन द कमेंट सेक्शन, उसको पिन कर दूँगी मैं, ठीक है।